लिए शुक्रिया। अब हम मिलकर तुम्हारे परिवार को भी जरूर ढूंढ लेंगे। ये सुनकर आर्यन ने नैना को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में गोल गोल घुमाने लगा। नैना खिलखिलाकर हंसने लगी। आर्यन और नैना की गृहस्थी छोटे से कमरे में शुरू हो गई थी, लेकिन आर्यन की आंखों में अपने परिवार को खोने का गम साफ झलकता था। हर सुबह वो काम पर जाने से पहले शहर की गलियों में भटकता और शाम को मायूस होकर लौटता और कहता, नैना, आज भी माँ पिताजी का कोई सुराग नहीं मिला यार। पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लिखवा दी, पर वो कह रहे हैं कि जब तक कोई पुख्ता जानकारी ना मिले वो कुछ नहीं कर सकते। आर्यन, मुझे पक्का यकीन है कि सबके पीछे मेरे पिताजी का ही हाथ है। नैना गुस्से में अपने पिता के बंगले पर पहुंची। उसके पिता उसे देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और नैना बोली, पिताजी, मुझे पता है कि आर्यन के परिवार को आपने ही गायब करवाया है। आप कैसे बाप है, अपनी बेटी की खुशियाँ छीनने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझसे बकवास मत करो। न मेरा तुमसे कोई संबंध है, न तुम्हारे घर वालों से। तुम उस नीच मैकेनिक के साथ में भाग गई। अब यहाँ किस हक से आई हो तुम? मुझे मालूम है, आज नहीं तो कल हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा कहकर नैना वापस घर आ गई। उसने आर्यन को सब बताया, पर आर्यन ने उसे समझाया कि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। दिन बीतने लगे। एक तरफ जहां आर्यन के परिवार का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अब नैना को घर में अकेले रहना भारी लगने लगा था। वो आर्यन से कहती है, आर्यन, मैं घर में दिन भर बोर होती हूँ। सोच रही हूँ मैं भी जॉब कर लूँ, और वैसे भी हम दोनों कमाएंगे तो माँ पिताजी को ढूंढने में ज्यादा आसानी होगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नैना ने अगले दिन से इंटरव्यू देना शुरू किया। वो कई सारे ऑफिसेज में गई और आखिरकार उसे एक अच्छी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। एक दिन ऑफिस से वापस आते समय वो बाजार में सब्जियां ले रही थी कि तभी नैना की नजर भीड़ में एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की हूबहू वैसी ही दिख रही थी जैसी आर्यन ने अपनी बहन सपना की फोटो दिखाई थी। अरे, ये तो मेरी ननन जैसी लग रही है। मैंने इसकी फोटो और वीडियो आर्यन के फोन में कई बार देखी है। वही आंखें, वही चेहरा, ये तो सपना ही है। नैना भीड़ को चीरते हुए उस लड़की के पास पहुंची और उसका कंधा पकड़ लिया और फिर बोली, सुनिए, क्या आप सपना है? सपना, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। नैना, तुम यहाँ शहर में क्या कर रही हो? माँ और पिताजी कहाँ हैं? जी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा नाम सपना नहीं है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन आपकी शक्ल बिल्कुल आर्यन की बहन से मिलती है। सपना ने अपना दुपट्टा संभाला और बिना पीछे मुड़े गलियों में भागने लगी। नैना ने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर भीड़ के कारण वो उसे खो बैठी। वो जल्दी जल्दी घर आई। क्या हुआ नैना, तुम इतनी हाफ क्यों रही हो? कुछ हुआ क्या रास्ते में? आर्यन, आज मैंने सपना को देखा। वो बाजार में सब्जी ले रही थी। मैंने उसे आवाज दी, पर वो मुझे देखकर भाग गई। क्या? सपना शहर में? और वो तुम्हें देखकर भागेगी क्यों? वो तो तुम्हें जानती भी नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपना ही है। आप मुझे फोटो दिखाइए फिर से। हाँ आर्यन, यही लड़की थी, बिल्कुल यही चेहरा। चलो मुझे ले चलो वहाँ, हम अभी उसे ढूंढेंगे। अगर वो शहर में है तो माँ पिताजी भी यहीं होंगे। आर्यन और नैना वापस उसी बाजार में पहुंचे। उन्होंने घंटों तक वहां गलियों में सपना को ढूंढा, हर दुकानदार से पूछा, लेकिन सपना का कोई अता पता नहीं चला। शायद तुम्हारी गलतफहमी थी नैना। अगर वो सपना होती तो वो तुम्हें देखकर कभी भागती नहीं, क्योंकि उसको अभी तुम्हारे बारे में पता ही नहीं था। और वो शहर में अकेली क्या करेगी? नहीं आर्यन, मेरी आंखों ने उसे साफ देखा था। वो डरी हुई थी। खैर, शायद भगवान ने अभी मिलन नहीं लिखा है। उसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। वक्त गुजरता रहा था। एक दिन आर्यन के बचपन के दोस्त आकाश का फोन आया। हेलो आकाश, कैसे हो भाई? बहुत दिनों बाद याद किया यार। अच्छा, तुम्हारी बहन की शादी है? बहुत बहुत बधाई हो भाई। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, हम जरूर आएंगे। फोन काटने के बाद आर्यन नैना से कहता है, नैना, आज आकाश की बहन की शादी है। वो हमें दावत दे रहा है। कह रहा है कि बहन की शादी में पूरे परिवार के साथ आना। नैना, चलो ना, चलते हैं, थोड़ा तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। शाम को वो लोग शादी में जाते हैं। शादी का माहौल था, चारों तरफ रोशनी और संगीत था। मेहमान खाना खा रहे थे। अचानक आर्यन की नजर एक वेटर पर पड़ी, जो साड़ी का पल्लू सिर पर ओढ़े खाना परोस रही थी। अरे, वो माँ यहाँ वेटर के रूप में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद आर्यन ने जैसे ही माँ पुकारा, उस औरत ने अपना चेहरा छिपा लिया और रसोई की ओर भागने लगी। आर्यन पागलों की तरह उसके पीछे भागा। माँ, माँ, रुको, अरे मैं आर्यन हूँ, अरे आप कहाँ भाग रही हो माँ? वो औरत भीड़ का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे से निकल गई। आर्यन बाहर गली में आया
पर वहाँ कोई नहीं था। नैना दौड़ती हुई उसके पास आई। क्या हुआ आर्यन, तुम ऐसे क्यों भाग रहे थे? नैना, मेरी माँ दिखी थी। वो यहाँ वेटर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझे देखा और भाग गई। क्यों नैना, क्यों आखिर मेरे अपने मुझसे दूर भाग रहे हैं? तुम चिंता मत करो, ये हम इनसे पूछते हैं ना जिनके घर आए हैं। आकाश को पता होगा कि केटरिंग वाले कौन है। आर्यन बदहवास हालत में आकाश के पास पहुंचा। आकाश अपने दोस्त की हालत देखकर डर गया। आकाश, जो औरतें खाना परोस रही हैं उनमें से एक मेरी माँ थी यार। प्लीज बताना वो कहाँ मिलेगी। क्या आंटी यहाँ काम कर रही हैं? अरे रुक ना, मैं पापा से पूछता हूँ। वो लोग आकाश के पिताजी के पास गए। बेटा, कमला को मैंने बोला था कि वो अपने साथ काम के लिए कुछ औरतों को ले आए। ये रहा कमला का नंबर, तुम लोग उसी से बात कर लो। आर्यन और नैना उसी वक्त उस नंबर पर बात करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फोन बंद था। वो उस बस्ती के पते पर पहुंचे जहां का जिक्र आकाश के पिता ने किया था। वहां पहुंचकर आर्यन पूछताछ करने लगता है। कमला जी यहाँ रहती हैं क्या? प्लीज बताइए ना। हाँ, मैं ही कमला हूँ, बताइए क्या काम है आपको मुझसे? आर्यन कमला को अपनी माँ और बहन की फोटो दिखाते हुए कहता है, क्या आप इन लोगों को जानती हैं? क्या ये लोग यहीं रहते हैं? हाँ, वो यहाँ रहती थी, पर आज सुबह ही वो अपने पति और बेटी का सामान बांधकर कहीं और चले गए। कह रही थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मेरे पास काम मांगने आई थी, बोल रही थी कि बहुत परेशानी चल रही है और काम हो तो दे दो। तो मैं उसको ले गई। मेरे पास नंबर वंबर कुछ नहीं है उसका। आर्यन वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नैना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने सीने से लगा लिया। आर्यन, तुम यकीन करो, वो मिल जाएंगी। सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो शायद वो आज बेघर ना होते। ऐसा मत कहो नैना, तुम मेरी ताकत हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझसे छुप क्यों रहे हैं। मैंने क्या खता की है? वो दोनों घर लौट आए। अगले दिन आर्यन अपनी गैरेज पर पहुंचा और काम करने लगा। वो एक ऐसा इंजन बनाना चाह रहा था जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल की खपत को कम किया जा सके। दूसरी तरफ नैना भी अपने ऑफिस में मन लगाकर काम कर रही थी और पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय बनी हुई थी। दिन बीतते गए। एक दिन आर्यन और नैना घर पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी नैना के पिताजी का फोन आया और वो बोले, जल्दी आओ पुराने मंदिर के पीछे, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। पिताजी बुला रहे हैं इस वक्त? नैना, क्या हमें जाना चाहिए? उन पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, पर वो बुला रहे हैं तो कोई खास बात ही होगी। चलो चलते हैं। अब वो दोनों मंदिर के पीछे पहुंचे। वहां नैना के पिता अपनी कार के पास खड़े थे। कार की पिछली सीट पर हरीश यानी आर्यन के पिता बैठे थे। उन्हें देखकर आर्यन ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। हरीश बाहर निकला तो आर्यन ने उन्हें गले लगा लिया और बोला, पिताजी, आप यहाँ? आप ठीक तो है ना? माँ और सपना कहाँ हैं? दूर हट, तूने शादी कर ली बिना बताए। तुझसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तूने हमारी नाक काट दी। पिताजी, आप इन्हें यहाँ कैसे लाए और आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? सवाल ये है कि मैं इनके बाप को जानता कैसे हूँ। तो सुनो, मैंने इन्हें गैरेज में आते जाते देखा था। मेरा तो रोज का रास्ता है वो। मैंने देखा है और मुझे पता है कि तुम अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हो। मैं यहाँ से गुजर रहा था, इन्हें देखकर मैंने अपनी कार रोकी और फिर इन्हें बिठा कर रखा ताकि तुम लोग इनसे बात कर सको। पिताजी, प्लीज मेरी बात सुनिए और मुझे बताइए, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप लोग घर छोड़कर भाग गए? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तूने हमारी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे मत आना, वरना याद रखना कि मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हरीश गुस्से में वहां से निकल गया। आर्यन उसके पीछे भागना चाहता था, पर नैना के पिता ने उसे रोक दिया। अब तो यकीन आया कि इन सब के पीछे मैं नहीं हूँ, और ढूंढो कि इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि मैं अगर इन सब के पीछे होता तो मैं तुमको फोन क्यों करता। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया। मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी इज्जत उछाल दी। अब तुम अपने इस मैकेनिक के साथ सड़कों पर ही धक्के खाओ। नैना के पिता अपनी कार में बैठकर चले गए। आर्यन और नैना सुनसान मंदिर के पीछे अकेले खड़े रह गए। आर्यन का दिल टूट चुका था। नैना, मेरा परिवार मेरी वजह से इतना दुखी है। पिताजी ने कहा कि वो जान दे देंगे अगर मैंने उनका पीछा किया। मैं क्या करूं? आर्यन, शांत हो जाओ। आज नहीं तो कल हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। तुम चिंता मत करो, और हमारी सुहागरात तब तक नहीं होगी जब तक कि तुमको तुम्हारे घर वाले नहीं मिल जाते। तुम बहुत अच्छी हो नैना।
वो घर वापस आ गए। रात भर आर्यन कमरे में टहलता रहा और नैना उसे तसल्ली देती रही। अगले 2 महीनों तक आर्यन ने खुद को काम में झोंक दिया। वो दिन रात गैरेज में नई तकनीक पर काम करने लगा। वो एक ऐसा इंजन बनाना चाहता था जो बहुत कम ईंधन में चले। एक शाम वो घर आया, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। नैना, हे नैना, कहाँ हो तुम यार? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ आर्यन, तुम इतने खुश क्यों हो? आज कुछ खास हुआ है क्या? अरे तुम्हें पता भी है, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा इंजन बनाऊं जिसमें कम पेट्रोल में गाड़ी चले, और आज मैंने वो बना लिया नैना। मालिक ने उसे बहुत महंगे दामों में खरीद लिया है। ये देखो, ये मेरा चेक है। अब तो हम अमीर बन गए नैना। अरे ये तो डबल खुशखबरी है। तुम्हें पता है कि मेरा भी प्रमोशन हो गया है और मेरी जॉब बहुत अच्छी पोस्ट पर हो गई है और मुझे भी एडवांस में पेमेंट मिली है। सच में? आज का दिन हमारे लिए कितना शुभ है नैना। हम अब एक बड़ा सा घर ले सकते हैं, सारी खुशियां खरीद सकते हैं। तभी अचानक आर्यन की हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं और वो सोफे पर बैठ गया। काश मेरे माँ बाप और बहन साथ में होते तो आज की ये खुशियां मिलकर सेलिब्रेट करते। पता नहीं वो किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे। आर्यन उदास मत हो, हमारी मेहनत का फल मिल रहा है तो भगवान उन्हें भी हमसे जरूर मिलाएंगे। मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है और मुझे घबराहट हो रही है नैना। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। हाँ मैं समझ सकती हूँ। चलो ना, कुछ दिनों के लिए गांव चलते हैं। हो सकता है कि उन्हें पता चले कि हम गांव में हैं, तो वो हमसे मिलने आए। कम से कम आपको सुकून तो मिलेगा आपके पुराने घर में जाकर। तुम सही कह रही हो, कल ही चलते हैं। अगले दिन आर्यन और नैना ने अपना सामान बांधा और गांव की ओर चल दिए। जैसे ही वो गांव पहुंचे, आर्यन सीधे शांति चाची के घर गया। शांति चाची, हम वापस आ गए हैं। क्या माँ पिताजी का कोई संदेश आया? क्या किसी ने उन्हें यहाँ देखा? नहीं बेटा, वो तो तब के गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए। पूरे गांव में उनके बारे में कोई खबर नहीं है। बेटा, चाबी मेरे पास ही है, ये ले, घर खोल और उसे फिर से रोशन कर, शायद तेरी किस्मत भी खुल जाए। आर्यन ने चाबी ली और अपने कांपते हाथों से ताला खोला। घर के अंदर आकर वो हर कोने को बड़ी हसरत से देख रहा था। देखो नैना, यहाँ पर हम बैठकर खाना खाते थे। माँ वहाँ रसोई में खाना पकाती थी। सपना और मैं यहाँ हंस हंस कर बातें करते थे। बहुत अच्छे दिन थे नैना वो। पता नहीं क्यों मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। आर्यन, तुम रो मत, हम फिर से उन दिनों को वापस लाएंगे। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। नैना ने उसे गले लगा लिया और चुप कराने लगी। तभी घर के बाहर किसी के आने की आहट हुई। एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। आर्यन बेटा, तुम आ गए? मैं रोज यहाँ आकर देखता था। सरपंच जी ने कहा था कि जिस दिन तुम आ जाओ मैं तुम्हें बुलाकर ले आऊं। चलो, वो तुमको बुला रहे हैं। सरपंच जी? लेकिन वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि मेरे घर वाले कहाँ हैं? चलो आर्यन, हमें जाना चाहिए, शायद उनके पास कोई जरूरी जानकारी हो। आर्यन और नैना सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। उनकी पत्नी पास ही बैठी थी। आओ आओ बेटा, तुमको ये बहुत याद कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर है। आओ बेटा आर्यन, बैठो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये बोझ लेकर मैं मरना नहीं चाहता। सरपंच ने लंबी सांस ली और एक कड़वा सच उगलना शुरू किया। एक दिन मैं और मेरा बेटा तुम्हारे घर गए थे। हरीश बहुत खुश था। अरे आओ सरपंच जी, आओ। आप तो होने वाले समधी भी हो। मुझे आपका डबल स्वागत करना चाहिए। वो तो सब ठीक है हरीश, लेकिन मुझे मेरे आदमियों ने बताया कि तुम्हारे बेटे ने शहर के एक बहुत बड़े अमीर आदमी की बेटी से जबरदस्ती से शादी कर ली है। वो इतना अमीर है कि हमारे सारे गांव को एक ही बार में खरीद सकता है। और मैंने तो यह भी सुना है कि वो बहुत खतरनाक है। उसके गुंडे हम गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? मेरी पूरे गांव में इज्जत है हरीश। मैं एक ऐसे घर में अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता जिसका ससुर इस गांव को नुकसान पहुंचा सकता हो। पिताजी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे किसी भी कीमत पर अपनाने के लिए तैयार हूँ। हाँ सरपंच जी, ऐसा मत कहिए। इसमें सपना की क्या गलती है? और शायद आपको पता नहीं कि बच्चों से गलती हो गई है और सपना प्रेग्नेंट है। मुझे पता है, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एक ही शर्त है
अगर तुम लोग आर्यन से कोई संबंध नहीं रखोगे और 6 महीने के लिए गायब हो जाओगे तभी ये शादी मैं करूंगा, वरना सपना कुंवारी बैठी रहेगी। माँ, पिताजी, मेरी वजह से भैया को मत छोड़िए। मेरी गलती की सजा उन्हें मत दीजिए। वो हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। सरपंच जी, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। हम वादा करते हैं हम आर्यन से रिश्ता तोड़ देंगे। औलाद है, माफी मांगेगा तो दिल पिघल जाएगा, इसलिए हमें ये गांव छोड़ना होगा। 6 महीने तक हम गुमनामी में रहेंगे, लेकिन आप ये रिश्ता मत तोड़िए, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। इतना कहकर सरपंच और उसका बेटा वहां से चले जाते हैं। विकास मजबूर था, इसलिए वो उस टाइम सपना का साथ नहीं दे पाता है और अपने पिता के दबाव में आकर उसे अकेला छोड़ देता है। तो ये सब आपने किया? आपने मेरे पिता को डराया और उन्हें बेघर कर दिया, सिर्फ अपनी झूठी इज्जत के लिए? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं डर गया था, पर मुझे अब पता चला कि वो लोग कहाँ हैं। शहर की एक झुग्गी झोपड़ी में मेरे पहचान का एक आदमी रहता है, उसने उन्हें वहाँ देखा था। कहाँ है वो? जल्दी बताइए, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। शहर के पूर्वी किनारे पर जो बस्ती है ना, वहाँ के किनारे वाली झोपड़ी में जाओ और उन्हें बाइज्जत वापस ले आओ। आर्यन और नैना बिना वक्त गंवाए शहर की ओर भागे। वो उस गंदी बस्ती में पहुंचे जहां चारों तरफ गरीबी और बदहाली थी। आर्यन फोटो दिखा दिखाकर लोगों से पूछने लगा, भाई क्या आपने इन्हें देखा है? ये मेरी माँ और मेरे पिताजी हैं। हाँ भाई, ये लोग तो वो किनारे वाली झोपड़ी में रहते हैं। बूढ़ा आदमी बीमार रहता है और लड़की कहीं काम पर जाती है। आर्यन पागलों की तरह उस झोपड़ी की ओर दौड़ा। नैना भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। जैसे ही उसने झोपड़ी का टूटा हुआ दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। आर्यन का परिवार उसी झोपड़ी में था। आर्यन बेटा, तो यहाँ कैसे? माँ, आप इस हाल में? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा चुप हो जा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरे पिताजी ने कहा था कि ऐसा करना जरूरी है। वो सपना की शादी को लेकर बहुत डरे हुए थे। क्यों आए हो तुम लोग? निकलो यहाँ से, मैंने कहा था ना कि हमारे पीछे मत आना। पिताजी, अब सब सच सामने आ गया है। सरपंच जी ने सब बता दिया। वो बीमार हैं और उन्होंने अपनी गलती मान ली है। भैया, भाभी, आप आ गए। पिताजी प्लीज चुप हो जाइए, अब और दुखी मत करिए इन्हें। पिताजी, आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया। वो ऊपर से सख्त जरूर है, पर अंदर से नरम दिल के हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा कहकर नैना अपने पिताजी को फोन लगाती है और फोन स्पीकर पर डाल देती है। हाँ हाँ बेटा, तुझे कैसे पता कि मैं आज तुझे बहुत याद कर रहा था? पिताजी, मैं जानती हूँ आप मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते, और यहाँ आर्यन के परिवार के साथ जो हुआ उसमें आपका कोई हाथ नहीं था ना? बेटा, मैं तो तेरे पति और तेरे ससुराल वालों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम जैसी भी हो मेरी बेटी हो। तुम कहाँ हो? मैं अभी वहाँ आता हूँ। नैना अपना पता बताकर फोन रख देती है। तब आर्यन अपने पिताजी से कहता है, चलिए पिताजी, सरपंच जी के पास चलते हैं। थोड़ी देर में नैना के पिता अपनी बड़ी कार लेकर वहाँ आ जाते हैं। सभी लोग कार में बैठे और वापस गांव में सरपंच के पास पहुँचे। सरपंच जी, मैं इस गांव का बुरा नहीं करूंगा, बल्कि भला करूंगा। यहाँ एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनेगा और सपना की शादी अब धूमधाम से होगी। मुझे खुशी है कि मरते वक्त मेरी आंखें ये सब देख रही है। बेटा आर्यन, मुझे माफ कर देना। थैंक यू भैया भाभी, आज आपकी वजह से ही हम दोनों एक हो पा रहे हैं। सपना की शादी विकास से उसी दिन तय हुई और 1 हफ्ते के बाद पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। सरपंच जी और नैना के पिता सहित सभी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। सपना सरपंच के बेटे से शादी करके विदा होकर अपने ससुराल चली गई। फिर आर्यन अपने माता पिता से बोला, माँ अब हम शहर चलेंगे। मैंने वहां एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा है। हम सब साथ मिलकर अब वहीं रहेंगे। सब लोग शहर के नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। घर को फूलों और खुशबुओं से सजाया गया है। रात को आर्यन कमरे में गया जहां नैना दुल्हन बने उसका इंतजार कर रही थी। कमरा मोमबत्तियों और परफ्यूम की महक से महक रहा था। ए नैना, देखो कितना सुंदर सेटअप है। हमारी सुहागरात अधूरी थी ना, आज हमारी जिंदगी की असली सुहागरात है। हाँ आर्यन, आज हमारा परिवार पूरा है, हमारी खुशियाँ पूरी है। आज से हमारी एक नई जिंदगी शुरू होती है। शुक्रिया नैना,
मेरा साथ देने के लिए। तुमने फुटपाथ से लेकर इस महल तक मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। खिड़की से चांद की रोशनी उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। अमीर बहू और बेघर ससुराल की ये कहानी अब एक मुकम्मल और सुखी परिवार की दास्तान बन चुकी थी।